हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियस नॉलेज अब। ग्रीनलैंड के बारे में जानते हैं। अभी ग्रीनलैंड काफ़ी चर्चा में रहा है। ये स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है आर्कटिक सॉवरेनिटी का और सिक्योरिटी इन 2026। ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ थ्रेट्स दिए गए हैं ट्रंप ने, यूएस ने यूरोप को। इकोनॉमिक प्रेशर रहा है डेनमार्क पे। डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड। एक्चुअल में ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, एक नेटो कंट्री नहीं है, बट डेनमार्क जो है वो नेटो कंट्री है। तो जो ग्रीनलैंड का इशू है, एक मेजर डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट रहा है इस साल का, जहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एग्रेसिवली एक्वायर करना चाह रहा है डेनिश की टेरिटरी ग्रीनलैंड। इनिशियल में इन्हें 10% टैरिफ लगाए, फिर इसको बढ़ा के 25% करेंगे, बट रिटेलिएशन में यूरोप ने इन पर टैरिफ लगाए तो इन्होंने हॉल्ट कर दिया। तो यूरोप ने भी अभी हॉल्ट पे रखे हैं अपने टैरिफ, दोनों कंट्रीज ने, यूएस एंड यूरोप। डेवोस डी एस्केलेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो रखा है यूएस यूरोप के बीच में, डेवोस फ्रेमवर्क के थ्रू आर्कटिक फोकस में राइवल पावर एक्सपेंशन होगा। जो थ्रेट्स हैं, जो फ्रेमवर्क वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं, अभी इमीडिएटली टेंशन है। जो 21-22 जनवरी का भी रिसेंट में यूएस जो नेटो जो सेक्रेटरी है जनरल मार्क रूटे, वो उन्होंने अभी डी एस्केलेशन के लिए बोला है, जो टैरिफ विड्रॉल कर रखे हैं मिलिट्री एश्योरेंस में और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए, जो आर्कटिक प्रोटेक्शन है रशिया और चाइनीज एक्सेस के लिए। आर्कटिक एक्चुअल में गेटवे है आपका, जो कनेक्ट करता है, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे है ये। जो ग्रीनलैंड है वो आइसलैंड यूके का गैप को फिल करता है। अगर ग्रीनलैंड बीच से हट जाएगा तो डायरेक्टली आपको आर्कटिक में एंट्री मिल जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है यहाँ से। एक पिटोफिक स्पेस बेस है यूएस का, ये नदर्न मोस्ट यूएस इंस्टॉलेशन है, एयरबेस है। इससे ये पूरे आर्कटिक में नज़र रखता है यूएस। और इसका वैसे फॉर्मली इसको थुले एयरबेस बोला जाता है। ये पिटोफिक जो है अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री नॉर्थ पे है, और ये नर्दर्न मोस्ट है एकदम। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम रखे हैं यूएस ने, और स्पेस सर्विलांस ऑपरेशन भी यहीं से करता है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली यूएस को ये जगह चाहिए। दैट्स वाई वो इसको फोर्स कर रहा है यूरोप को, डेनमार्क को, कि ग्रीनलैंड को लेने के लिए। एक 5 नेशन क्लब है जिसमें यूएस, कनाडा, रशिया, नॉर्वे, डेनमार्क ये सब हैं। तो इसमें भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, धीरे धीरे एस्केलेशन बढ़ रहा है। और जो आइस है आपकी नॉर्थ में आर्कटिक में, वो भी पिघल रही है धीरे, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक काफ़ी अफेक्ट करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा और जितनी भी आइस होंगी, बर्फ होंगी, पिघलेंगे, तो यहाँ का रूट्स भी ओपन हो सकते हैं। आपको कनेक्टिविटी जो है आर्कटिक से भी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है शिप्स वगैरह की। रशिया के लिए काफ़ी एडवांटेज रहता है यहाँ से, और यूएस को भी यहाँ से कंट्रोल मिलता है। तो क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लाइमेट से तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पर कंट्रीज अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ से मिनरल्स बहुत सारे हैं आपके यहाँ पर ग्रीनलैंड में, तो यूएस वो भी चाहता है। यहाँ पे आपके 25 से 34 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। यूरोप जो है वो एक ग्रीनलैंड जियोलॉजी है, और यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट भी बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। नियोडियम है, डाइसोप्रियम है, प्रेसियोडाइनियम है। इसका जो एस्टिमेट लगाया जाता है, जो ऑयल इसके अंदर है हाइड्रोकार्बन्स के अकॉर्डिंग, तो वो $31 बिलियन के आसपास है। तो ये काफ़ी रिसोर्स रिच लैंड है। इस वजह से भी यूएस इसको लेने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होते हैं, विंड टर्बाइन में यूज़ होते हैं, डिफेंस सिस्टम में यूज़ होते हैं, और इसी चीज़ों के लिए ये लड़ाई चल रही है। एक कन्वेंशनल डिलेमा है रिसोर्स वर्सेस एनवायरनमेंट। जो कन्वेंशनल डिपॉजिट्स हैं सदर्न ग्रीनलैंड में, ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन कंसंट्रेशन ऑफ रेयर एलिमेंट को। और ये यूरेनियम रिजर्व के साथ है। और यूरेनियम आपको पता है न्यूक्लियर पावर के लिए यूज होती है। तो ग्रीनलैंड एक्चुअल में, जो ग्रीनलैंड की जो पार्लियामेंट ने 2021 में बैन कर दिया था यूरेनियम को माइन करने के लिए पूरे ही कंट्री में, मतलब ग्रीनलैंड में, कि ड्यू टू एनवायरमेंटल इशू और हेल्थ कंसर्न की वजह से। पर अगर ये यूएस ले लेगा तो माइनिंग वहाँ पे शुरू हो सकती है दोबारा। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस स्टेटस है,
विद इन डेनमार्क, डेनमार्क के अंडर आता है। और ग्रीनलैंड जो मैनेज करता है एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब इंडिपेंडेंटली करता है। डेनिश रिटेंशन है, कंट्रोल मतलब जो फॉरेन पॉलिसीज वह है, डिफेंस है, मॉनेटरी इश्यूज हैं, ये सब डेनिश डेनमार्क देखता है इनकी। और ये टेरिटरी को शेयर भी करते हैं डेनमार्क के साथ। और जो पाथ है इंडिपेंडेंस का, लीगल फाउंडेशन 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई थी। ग्रीनलैंड ने पास किया था, भले ही डेनमार्क के अंदर है, पर इनमें 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया था। ये लेजिस्लेशन के थ्रू ग्रीनलैंड को एक अंडर इंटरनेशनल लॉ में डालता है, इनहेरिट करता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, खुद से वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं। ताकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रेफरेंडम कराया गया था। जो कोई भी डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। 57,000 सिटीजन है लगभग ग्रीनलैंड में। तो अब जैसे जैसे यूरोप का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ग्रीनलैंड को इशू क्रिएट होते रहेंगे। इवन ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपने सिटीजन्स को बोल दिया था कि वॉर के लिए प्रिपेयर रहें। फिलहाल तो हॉल्ट हो चुके हैं सारी चीज़ें। ये एक्चुअल में जो ग्रीनलैंड है वो नेटो का मेंबर डेनमार्क के थ्रू है। और ये जो विड्रॉ हो गया था यूरोपियन यूनियन से 1985 में, तो ये एक्चुअल में डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है और जो इंडिपेंडेंटली चल रही है, इनका खुद के एक्ट है, पर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। आर्कटिक काउंसिल में भी डेनमार्क है। जो आर्कटिक कंट्रीज हैं जितनी भी, इनका एक ग्रुप है। आपकी ये 8 कंट्रीज हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस। और प्लस 6 मेंबर परमानेंट इंडिजिनस पार्टिसिपेंट हैं इसके आर्कटिक काउंसिल के। तो डेनमार्क वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करता है। फिर भी यूएस ने इन पे फोर्स करा है ग्रीनलैंड को लेने के लिए। ये 1996 में बन गया था। इंडिया ऑब्जर्वेशन नेशन है इसमें 2013 से। नेटो का आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है। ये किसी भी एक नेटो कंट्री पे अगर अटैक होता है तो सभी कंट्रीज मिलके उस पर रिवर्स अटैक करेंगे। जनवरी 2026 में डेनिश ऑफिसर्स ने सिग्नल दिया था, कंसिडर किया था आर्टिकल 5 को इन्वोक करने के लिए, पर यूएस ने अटेम्प्ट किया था मिलिट्री को एनेक्सेशन ऑफ ग्रीनलैंड। अब क्लाइमेट से अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक्सपेंशन पॉलिसीज रही है यूएस की, बट ये एनवायरनमेंट के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी बेकार रहेगा। सी लेवल राइज बढ़ेगा, आपका अटलांटिक सर्कुलेशन पैटर्न एक वीकन होगा, अफेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट। और टेम्परेचर भी, ग्लोबल टेम्परेचर वो राइज करेगा इन सब एस्केलेशन के होने से। जो एमोक अटलांटिक क्लाइमेट रेगुलेटिंग एट रिस्क जो है, ये अटलांटिक के मेडिटरली ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है। जो ये ग्रीनलैंड है, ये नीचे मेडिटेरियन सी से एक सर्कुलर पाथ बनाती है, इसको एमोक बोलते हैं। ये एक्चुअल करंट है, ओशन करंट, जो ट्रांसपोर्ट करती है वार्म वाटर को नॉर्थवर्ड में एंड कोल्ड वाटर साउथवर्ड में। तो ये वेदर को भी कंट्रोल करते हैं जो ये करंट्स हैं। अब ग्रीनलैंड का जो रोल है इसमें, फ्रेश वाटर को जो मेल्ट, जितना भी ग्रीनलैंड से बर्फ़ है एक्चुअल में, तो जितनी भी बर्फ़ मेल्ट होती है, वो फ्रेश वाटर जो होता है वो ग्रीनलैंड के आइस के फॉर्म में नॉर्थ अटलांटिक की जो सैलिनिटी है उसको कम करता है। वहाँ पर फ्रेश वाटर आता रहता है ग्रीनलैंड से आइस के मेल्ट होने से। तो एमॉक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के नज़रिए से। तो ये सब में भी इश्यूज आ सकते हैं, क्लाइमेट की स्टेबिलिटी में इशू आ सकते हैं अगर ये सब एस्केलेशन रिड्यूस नहीं होते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल में देखते हैं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश की जा रही है ग्रीनलैंड से यूएस के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। मैरीटाइम रूट ओपन हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड के थ्रू। और सॉवरेंटी क्लेम के लिए टेरिटोरियल राइट्स एक्ट ये करेंगे सी बेड के अंदर। क्लाइमेट में इम्पैक्ट करेगा। इंडिजिनस राइट जो है आपके 57,000 वहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी अगेंस्ट है ये। मिलिट्री एक्सेस करना ऐसे छोटी कंट्रीज पे बड़ी कंट्रीज को अलाउ नहीं करता है। इसका एनालिटिक फ्रेमवर्क और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए स्टडी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक कंपटीशन, अलायंस, स्ट्रेस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए।
Okay. Newspaper commission.